एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक नई यूनिट, दैट इज यूनिट 6, इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो आज के सेशन में हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अपने नेक्स्ट सेशन में हम इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और इससे पहले मैं ऑलरेडी यूनिट 4 और यूनिट 5 को भी डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, तो अगर आप में से किसी ने वो पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। और अगर आप में से किसी ने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी नहीं फॉलो किया है तो इसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहती हैं यहाँ पे मैं टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्म करती रहती हूँ। ठीक है, और हर सेशन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो इग्नू स्क्वाड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम ये शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं कि इंडिया में प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी को फॉलो किया जाता था। राइट, पहले के टाइम में इंडिया एक तरह से कह सकते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी की तरह वर्क कर रहा था, ट्रेड को बढ़ावा नहीं देता था। वो क्या सोचता था कि हम अपने में सेल्फ सफिशिएंट है, जो भी प्रोडक्शन करना है वो हम अपनी कंट्री में ही करेंगे, अपनी इंडस्ट्रीज को ही ग्रो करेंगे। राइट, तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती थी, सब्सिडीज और इंसेंटिव्स अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करती थी। ठीक, अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा ट्रेड था फॉरेन कंट्रीज के साथ वो कहीं ना कहीं रुक गया, जिसकी वजह से इंडिया आगे ग्रो नहीं कर पाया था, है ना। तो इसीलिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लाने की बात कही गई थी ताकि इंडिया भी आगे ग्रो कर सके, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके हमारी इकोनॉमी का, ताकि हम भी आगे ट्रेड को बढ़ावा दे सके, फॉरेन मार्केट में compete कर सके। ठीक है, सो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि ये वर्ड का क्या मतलब होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। अगर हिंदी में बताऊं तो इसको कहते हैं औद्योगिकरण। ठीक है, लेकिन इसका मतलब समझना जरूरी है। राइट, तो अगर मैं इंडिया की बात करूं यहाँ पे, तो आपको भी ये पता है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है ना। प्राइमरी सेक्टर एक टाइम पे हमारा काफी ज्यादा ग्रो करता था इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। राइट, अब इसकी वजह से क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया, औद्योगिकरण नहीं हो पाया। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमें एग्रीकल्चर से हट के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जहां पे हम अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स से स्विच करके किधर चले गए, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चले गए। तो इस पूरे प्रोसेस को कहा गया इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, It was therefore not surprising that immediately after independence, Government of India announced its first industrial policy in 1948. Since then, the policy has been modified several times to meet changing needs of the country. तो इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है। तो सबसे पहली जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई वो कब आई, 1948 में। ठीक है, और इसके बाद इस पॉलिसी को काफी बार मॉडिफाई भी किया गया, इसमें काफी ज्यादा चेंजेस भी किए गए जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, द ईयर 1991 saw dramatic change in government's economic outlook, which was reflected in its new economic policy declared that year. The emphasis now was on globalization of the Indian economy. Since 1991, the country has witnessed steady industrial progress in almost all sectors of the industry. Largely, this is the result of the new liberal industrial policy adopted by the गवर्नमेंट। तो इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद सबसे पहली पॉलिसी कौन सी आई थी हमारी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948। इसके बाद इसमें काफी ज्यादा मॉडिफिकेशन चेंजेस किए गए, लेकिन जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में, उसने एक ड्रास्टिक चेंज लाया था हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी थी जो कि ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करती थी, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की यहाँ पे बात करी गई थी। ठीक है,
आगे हर एक पॉलिसी को डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब डिस्कस कर लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी की इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडिया में किस तरह से आई। ठीक है, so soon after independence the Indian government came out with the industrial policy resolution of 1948. It made government's intention amply clear. The government desired that the state must play a progressively active role in the development of इंडस्ट्रीज। जो सबसे पहली हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी वो कौन सी थी? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात कही गई थी, इसमें बोला गया था कि जो भी हमारी स्टेट्स हैं उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एक्टिव रोल होना चाहिए हमारी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट को लेके। ठीक है, स्टेट्स आगे बढ़ के आए और हमारी इंडस्ट्रीज को आगे डेवलप करें, ये कह सकते हैं एक मेजर ऑब्जेक्टिव था इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई वो ये थी कि स्टेट के पास ना ही इतने रिसोर्सेज थे और ना ही वो प्रॉपर मैकेनिज्म था जिसके थ्रू वो इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपनी इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर को दे दिया था। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उनको आगे ग्रो कर सकता था, उनका डेवलपमेंट कर सकता था। लेकिन जब 5 ईयर प्लान्स को फॉर्मुलेट किया गया उस टाइम पे गवर्नमेंट ने बोला कि उनका जो मेजर एम्फेसिस है वो किस पे रहेगा? सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी पे रहेगा। अब यहाँ पे सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का क्या मतलब हुआ इसको समझ लीजिए। आपने 11th-12th में 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, है ना? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम, सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, राइट? तो अगर मैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम की बात करूं तो प्राइवेट का पार्टिसिपेशन उसमें ज्यादा रहता है ना? गवर्नमेंट का उसमें जीरो इन्वॉल्वमेंट रहता है और साथ में जो भी प्राइसेस सेट किए जाते हैं वो मार्केट के बेसिस पे सेट किए जाते हैं, मतलब डिमांड और सप्लाई के पैटर्न पे ही प्राइसेस को सेट किया जाता है इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम, राइट? नेक्स्ट अगर मैं सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसका मेजर रोल रहता है, प्राइवेट का जीरो पार्टिसिपेशन रहता है और यहाँ पे जो भी प्राइसेस सेट किए जाते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा ही किए जाते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे ये रहता है कि यहाँ पे सोसाइटी की बात करी जाती है। गवर्नमेंट क्या कहती है, हम जो भी प्राइजेस को सेट करेंगे वो इस तरह के होंगे कि हमारी जो सोसाइटी है उसको फायदा हो, है ना, उसकी रीच में हो, सोसाइटी वेलफेयर की बात करती है हमारे सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने यही बोला कि हमने ठीक है प्राइवेट सेक्टर से हेल्प ले ली है लेकिन हमारा जो मेजर एम्फेसिस है वो किस पे रहेगा? सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। हमारी सोसाइटी के लिए जो भी हम अच्छा कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं, उसी पे हमारा मेजर एम्फेसिस रहेगा। ठीक, सो आई होप आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948 क्लियर हो गई होगी, इसका ऑब्जेक्टिव भी समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि इस पॉलिसी का शॉर्टफॉल क्यों हुआ था। ठीक है, अब जब पॉलिसी का शॉर्टफॉल हुआ इसका मतलब गवर्नमेंट इसमें कुछ चेंजेस करेगी, कुछ मॉडिफिकेशंस करेगी और एक नई पॉलिसी को लेके आएगी, राइट? तो अब नेक्स्ट पॉलिसी को हम डिस्कस कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉलिसी आई वो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। तो सबसे पहली पॉलिसी आई थी हमारी 1948 में और दूसरी आई 1956 में। ठीक है, तो जब अभी हमने 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी को डिस्कस किया तो वहां पे जो गवर्नमेंट का मेजर एम्फेसिस था वो किस पे था? सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी पे था, राइट? तो यहाँ पे 1954 में पार्लियामेंट में इससे रिलेटेड एक रेजोल्यूशन को पास किया गया था और वहां पे भी यही बोला गया था कि हमारा जो मेजर फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा? सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी पे रहेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे इस पर्टिकुलर पॉलिसी के। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा द पॉलिसी एम्ड एट एक्सेलरेटिंग स्पीड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन मोर पर्टिकुलरली इन हेवी इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 का पहला ऑब्जेक्टिव यही था कि हमें अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्पीड अप करना है, जल्दी से जल्दी इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना है, स्पेशली इन हेवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड ग्रोथ ऑफ कोऑपरेटिव
सेक्टर। अब देखिए गवर्नमेंट क्यों यहाँ पे सोशलिस्टिक पैटर्न सोसाइटी की बात करी थी, क्योंकि अगर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती, अगर प्राइवेट का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होता तो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट मेकिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो वो प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान देता है, सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में इतना नहीं सोचते। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए था कि हमें सोसाइटी के लिए भी काम करना है, प्रॉफिट नहीं बनाना है, ठीक। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि हम पब्लिक सेक्टर को एक्सपैंड करना चाहते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर की ग्रोथ चाहते हैं, ताकि हम सोसाइटी को भी बढ़ा सकें, अपने साथ पूरी कंट्री को एक साथ लेके चल सकें, राइट। क्योंकि जो हमारा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है या फिर हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचेगा और कॉमन पीपल के बारे में नहीं सोचेगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, state to progressively assume a predominant and direct responsibility for setting up new industrial undertakings and developing ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। देखिए अभी हमने 1948 की पॉलिसी की जहाँ पे बात करी तो वहां पे गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव था कि स्टेट को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए, राइट। तो यहाँ पे भी वही बात बोली गई कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कर दी गई स्टेट्स को कि वो किसी भी तरह नई इंडस्ट्रीज को डेवलप करें, उनको स्टैब्लिश करें और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को भी बढ़ाएं, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द पॉलिसी रेजोल्यूशन स्ट्रेस्ड स्टेट ट्रेडिंग, ठीक है। स्टेट ट्रेडिंग के लिए भी मेजर एम्फेसिस डाला गया इस पॉलिसी में, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट पॉलिसी की तरफ। नेक्स्ट हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई 1980 में। तो पहली पॉलिसी हमने डिस्कस करी थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948, जिसमें गवर्नमेंट का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था कि स्टेट्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट को लेके, राइट। लेकिन स्टेट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं था जिसके थ्रू इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सकें, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज की ग्रोथ और डेवलपमेंट प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई थी। लेकिन गवर्नमेंट ने वहां पे बोल दिया था कि उनका मेजर एम्फेसिस किस पे है, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी पे है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉलिसी आई हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, जहां पे गवर्नमेंट ने मेजरली किस पे एम्फेसिस डाला, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी पे, और 1954 में इससे रिलेटेड रेजोल्यूशन भी पास किया गया था, है ना। यहाँ पे गवर्नमेंट का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या रहा कि पब्लिक सेक्टर को हमें एक्सपैंड करना है, कोऑपरेटिव सेक्टर को हमें आगे ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। तो इन ऑल गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि पब्लिक सेक्टर आगे बढ़े, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन कम ही रहे, ठीक है। तो 1956 के बाद जो पॉलिसी आई वो है हमारी 1980 की। अब 1956 में क्या कमी थी, एज सच कोई कमी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा था, जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चीज़ें चेंज हो रही थी, उस हिसाब से हमें अपनी पॉलिसी में भी चेंजेस लाने की ज़रूरत थी। तो गवर्नमेंट ने इसलिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1980 जारी किया था, ठीक है। The policy declaration again affirmed government's commitment to speedy and balanced industrialization of the country for benefiting the common man. Only rapid industrialization, the statement asserted, will ensure to common people availability of goods at fair prices, larger employment opportunities, and higher per capita income. The new policy now emphasized upon a dynamic industrial economy capable of distribution of benefits of industrialization to the maximum number of people. तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में भी गवर्नमेंट ने स्पीडी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करी थी, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 में भी गवर्नमेंट ने स्पीडी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कही। और वो क्यों कही, क्योंकि गवर्नमेंट को ये लगता था कि अगर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो जो गुड्स हैं वो फेयर प्राइस पे मिल जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, और पर कैपिटा इनकम भी हमारी कहीं ना कहीं हायर हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि कॉमन पीपल तक मैक्सिमम बेनिफिट हम किस तरह से पहुंचाएं, और ये मैक्सिमम बेनिफिट कैसे पहुंचाया जा सकता था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू ही ये पॉसिबल हो सकता था, ठीक है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब डिस्कस कर लेते हैं मेजर सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1980।
तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, मतलब जो भी हमारी इंडस्ट्रीज ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, उनकी कैपेसिटी को पूरी तरह से इस्तेमाल करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन एंड अचीविंग हायर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हायर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात यहाँ पे करी गई थी। फास्टर प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को सेटअप करने की बात करी गई थी और इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने के लिए जो इंडस्ट्रीज को सेटअप करना है उसकी भी बात यहाँ पे करी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई प्राइसेस एंड बैड क्वालिटी। तो ये भी हमने डिस्कस भी किया कि गवर्नमेंट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों चाह रही थी, ताकि फेयर प्राइसेस पे प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स को मिल पाए। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है हमारा करेक्शन ऑफ रीजनल इम्बैलेंस थ्रू अ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड प्रमोटिंग ऑप्टिमम इंटरसेक्टोरल रिलेशनशिप। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, जो भी हमारा रीजनल इम्बैलेंस है इसको करेक्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है, जितनी भी हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनके बीच में एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट बनाया जा सकता है, जिसके थ्रू हम अपनी इंडस्ट्रीज को आगे ग्रो कर सकें, उसको आगे प्रमोट कर सकें और एक इंटरसेक्टोरल रिलेशनशिप को बैठा सकें। ठीक है, आई होप आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट पॉलिसी की तरफ, जो कि हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। अब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 को क्या लाने की जरूरत पड़ गई, जब ऑलरेडी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 वर्क कर रही थी। देखिए क्या हुआ, इंडिया सेल्फ सफिशिएंसी तो अक्वायर कर लिया था, अटेन कर लिया था कंज्यूमर गुड्स के लिए, लेकिन इंडस्ट्री की ग्रोथ आज भी नहीं हो पाई थी। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ ना होने की वजह से क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी नहीं हो पाया, रीजनल डिस्पैरिटीज भी बढ़ गई और पॉवर्टी और तेजी से कंट्री में बढ़ने लग गई थी। ठीक है, लैक ऑफ एडिक्वेट कंपटीशन रिजल्टेड इन इनएडिक्वेट एम्फेसिस ऑन रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, upgradation of technology and improvement of quality standards. In order to reorient and accelerate industrial development for achieving international competitiveness, the Industrial Policy 1991 was announced. तो इंडिया कंज्यूमर गुड्स में तो सेल्फ सफिशिएंसी अटेन कर लिया था, लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ ना होने की वजह से काफी प्रॉब्लम इंडिया ने फेस करी थी। इसकी वजह से न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 को अनाउंस किया गया और इसको आगे इम्प्लीमेंट किया गया, ताकि इंडियन इंडस्ट्रीज इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सकें। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देख लेते हैं एम क्या था हमारी 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी का। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 reiterated government emphasis on removal of poverty, realizing social and economic justice for all sections of society, the need to integrate domestic economy with world economy, and building a prosperous India. It aimed at self-reliance but emphasized more on the ability to pay for balance of trade. The policy clearly recognized the need for development of indigenous technology and manufacturing capabilities to global standards. It also laid much emphasis on development and growth of small-scale industries through technology upgradation and efficient operation. तो इन ऑल अगर बोला जाए तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 का एम क्या था, होलिस्टिक डेवलपमेंट का था। ठीक है, हर पर्सपेक्टिव में इंडिया के डेवलपमेंट की बात कही गई थी, चाहे वो पॉवर्टी को रिमूव करने की बात कही गई हो, चाहे सोशल डिस्पैरिटी को कम करने की बात कही गई हो, ठीक है, चाहे सेल्फ रिलायंट की बात कही गई हो, स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने की बात कही गई और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अपलिफ्टमेंट की भी बात कही गई थी। तो इन ऑल हम कह सकते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कही गई थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो देख लेते हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला पॉइंट है हमारा टू कंटिन्यू टू बिल्ड ऑन द गेन्स ऑलरेडी मेड। ठीक है, तो जो चीजें ऑलरेडी स्टैब्लिश थी उनसे जितना ज्यादा प्रोडक्टिव वर्क लिया जाए, उनकी कैपेसिटी को जितना ज्यादा यूटिलाइज किया जाए उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, टू मेंटेन अ सस्टेन्ड ग्रोथ इन प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है टू करेक्ट द डिस्टॉर्शंस और वीकनेस दैट हैड क्रेप्ट इन
and to attain international competitiveness. आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे सिर्फ यही कहा जा रहा है कि किस तरह से हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारे सिस्टम में वीकनेस है, डिस्टॉर्शंस है, उसको किस तरह से रिमूव किया जा सकता है और किस तरह से इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को अटेन किया जा सकता है, इन सब के बारे में बात करी गई थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में, ठीक है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट देख लेते हैं मेन फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, डोमेस्टिक रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। तो द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 reduced the number of reserved industries which continue to be reserved for the public sector are in the areas where security and strategic concerns predominate। 1991 की जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसका सबसे पहला फीचर क्या था, डोमेस्टिक रेगुलेटरी रिफॉर्म। देखिए इस पॉइंट में बेसिकली क्या बोल रहा है कि जो हमारी गवर्नमेंट थी उसके पास ही सारा होल्ड था जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज रन कर रही थी, राइट। प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कुछ भी नहीं दे रखा था। लेकिन जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आई तो यहाँ पे चीजों को थोड़ा लिबरलाइज किया गया, गवर्नमेंट के हाथ से कुछ चीजों को ले लिया गया, प्राइवेट को कुछ चीजें ट्रांसफर कर दी गई। लेकिन जो भी कंट्री के सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंडस्ट्रीज थी या जो भी सेक्टर इंपॉर्टेंट थे वो उसकी ओनरशिप किसके पास रही, गवर्नमेंट के पास रही, पब्लिक सेक्टर के पास रही। बाकी जो इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्ट्रैटेजिक कंसर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको क्या कर दिया गया, रिलैक्स कर दिया गया, रिलैक्सेशन दे दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। The new policy has abolished all industrial licensing irrespective of the level of investment except for certain industries related to security and strategic concerns, social concerns related to safety, overriding environmental issues and manufacture of products of hazardous nature। तो नेक्स्ट इसमें क्या पॉइंट बोल रहा है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को अबॉलिश कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, ठीक है। बस उन इंडस्ट्री से खत्म नहीं किया गया था जो कि हमारी सिक्योरिटी या स्ट्रैटेजिक कंसर्न को लेके थी, ठीक है, सोसाइटी को लेके है, हजार्डियस प्रोडक्ट्स को लेके जिनकी मैन्युफैक्चरिंग बात होती है, या एनवायरमेंटल इश्यूज से लेके, इन सब इंडस्ट्रीज के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग कंपलसरी थी। बाकी इन सब को छोड़ के जो भी हमारी इंडस्ट्रीज थी उसके लिए हमको लाइसेंस की जरूरत अब नहीं थी। वरना पहले क्या होता था कि हर चीज के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, हर इंडस्ट्री को अगर आप कोई भी इंडस्ट्री को मतलब आप एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस की जरूरत है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आई उसमें इसको अबॉलिश कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रिमूवल ऑफ मैंडेटरी कन्वर्टिबिलिटी क्लॉज। अ सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इज फाइनेंस्ड बाय लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। These institutions have so far followed a mandatory practice of including a convertibility clause in their lending operations for new projects. With Industrial Policy 1991, financial institutions will not impose this mandatory convertibility clause. तो इस पॉइंट में क्या बोल रहा है बेसिकली कि जितने भी हमारे बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं हमारी इंडस्ट्रीज को, ठीक है, उन्हें कन्वर्टिबिलिटी क्लॉज को मानना पड़ेगा। जो भी इंडस्ट्रीज लोन ले रही हैं उनको ये कन्वर्टिबिलिटी क्लॉज को मानना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कन्वर्टिबिलिटी क्लॉज होता क्या है इसको समझ लीजिए। देखिए क्या होता है, जितने भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना उनके पास ये राइट आ जाता है कि वो जो भी लोन अमाउंट है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने कंपनी के शेयर्स के फॉर्म में, ठीक है। तो ये पहले मैंडेटरी हुआ करता था, लेकिन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के आने के बाद इसको हटा दिया गया था, ठीक। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रिमूवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कंट्रोल्स ऑन लार्ज बिजनेस हाउसेस। देखिए इस पॉइंट में सिंपली ये बोल रहा है कि एमआरटीपी एक्ट जो हमारा 1969 में आया था उसमें ये बोला गया था कि जो भी असेट एक सर्टेन साइज को क्रॉस कर जाएंगी या उसके अबव होंगी वो एमआरटीपी फॉर्म्स के अंदर आएंगी, ठीक है, और उनकी जो असेट लिमिट है उसको अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। तो इन सब चीजों को क्या कर दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में, ठीक। लास्ट पॉइंट है हमारा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। As with domestic industrial investment, foreign investment has also been traditionally regulated tightly in India.
Now, in the case of foreign investment, automatic permission will be available for foreign equity up to 51% in the high priority industries. Foreign investment policy so far has also generally discouraged foreign equity holdings in service areas except for hotels. The government has decided to invite foreign equity holdings up to 51% by international trading companies also. In addition to hotels, now 51% equity will allowed in other tourist related areas. तो हमने ये डिस्कस भी किया था कि इंडिया में जो ट्रेड था वो बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड था. अगर ट्रेड करते भी थे तो लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रीज से किया जाता था और ज़्यादा प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी को फॉलो किया जाता था, राइट. लेकिन जब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आई तो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया, है ना. तो जहाँ पे आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट सिर्फ होटल्स की सर्विसेज तक था, उसको बढ़ाकर टूरिस्ट रिलेटेड एरियाज तक बढ़ाया गया. ठीक है, गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया कि उन्हें फॉरेन इक्विटी होल्डिंग्स को बढ़ाना चाहिए. वो खुद ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनवाइट करने लगे अपनी कंट्री में. तो इन ऑल कहने का ये मतलब है कि 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने के बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में काफी तेजी से बढ़ना शुरू हो गया था. ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा. सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जितनी भी हमने डिस्कस करी सब समझ में आ गई होंगी. सबकी क्या शॉर्टकमिंग्स थी, फिर उसके बाद क्यों नई पॉलिसी को लाया गया, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा. अगर नहीं क्लियर हुआ है तो वीडियो को रिवाइंड करके ज़रूर देख लीजिएगा और मुझे पक्का पता है आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, चलिए आज का हमारा सेशन यहीं तक था. मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे के टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए. अपनी फीडबैक भी प्रोवाइड करिएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइएगा. तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर.